हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ का मैं चौथा वीडियो 4 नंबर वीडियो PIQ का लेकर आया हूं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है डायरेक्टली जो एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। एक बात तय मानिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैथ सेक्शन में आप पूरा नंबर लाएँ, यानी 20 पे 20 नंबर लाएँ, तो आपके लिए ये महा मैराथन होने वाली है। क्यों? और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि मैं एक चैप्टर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ मैथ का, जिसमें एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट, यानी एक चैप्टर पर केवल एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है और पूरा चैप्टर मैंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। यानी दोस्तों, मैं जो फार्मूलाज होता है किसी एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए, अधिकांश क्या होता है कि कई सारे फार्मूला होता है, कई सारा, जिससे बच्चे क्या होते हैं, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैंने दोस्तों कोशिश किया है कि एक चैप्टर को एक कॉन्सेप्ट से बताएं। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? हकीकत ज्ञान। क्या है दोस्तों? हकीकत ज्ञान। तो जो भी विद्यार्थीगण 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं DSSB के जनरल पेपर में, मैथ के जो है 20 में 20 नंबर पाना चाहते हैं, वो लोग इस चैप्टर में जो बनाया गया है 7 वीडियोज़ हैं, उन 7 वीडियोज़ को अवश्य देखें और साथ में जो मैं PIQ करा रहा हूं उसको देखें। आप तय मानिए कहीं और बढ़ने की ज़रूरत फिर आपको नहीं पड़ेगी, आप श्योर है कि 20 में 20 पाएंगे। और दोस्तों, साथ ही मैं मैथ पढ़ाता हूं तो दोस्तों एक बात कहता हूं कि जो भी विद्यार्थीगण मैथ में कमज़ोर है, लेकिन उनको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता हो और साथ ही साथ इनके साथ साथ शुद्ध हिंदी पढ़ना आता हो। दोस्तों, यही बात है कि हम भारत देश का जो राजभाषा है वो हिंदी है, और हिंदी ही शुद्ध कोई नहीं पढ़ पाता है। शुद्ध कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है बाएँ चलो, तो हम उसका मतलब बाएँ ही समझें, न कि उसका मतलब दाएँ समझने लगे। यानी क्वेश्चन में जो कहे वही करो और जोड़, घटाना, गुणा, भाग जान जाओ, तो हमारे PIQ को आप देखोगे तो इतने से आपका काम चल जाएगा। इतने से आपका काम, केवल 60 वीडियोज़ जो आप देख लेंगे दोस्तों, जो महामैराथन 7 वीडियोज़ का हर एक चैप्टर पर मैं बनाया हूँ, वो वीडियो देख लेंगे और PIQ आप लगाएंगे, तय मानिए आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दोस्तों, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है और नहीं आता है, उन्हीं लोगों के लिए मैं ये सीरीज़ लाया था दोस्तों। और मैं इस 20 क्वेश्चन को आपके सम्मुख कराऊंगा और मैं भी देखना चाहूँगा कि क्या ये क्वेश्चन हार्ड है, क्या ये क्वेश्चन पढ़ने मात्र से नहीं हो रहे हैं। तय मानिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन, या मान के चलिए कम से कम 12 क्वेश्चन तो ऐसे होगा कि पढ़ो और जैसे जैसे कर रहा है वैसे करो, पर आप उत्तर आ जाएगा। और 8 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ लेंदी होता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस क्या होता है, PIQ लगा कर ही करेंगे। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं, हम सभी मिलकर देखते हैं कि क्या इस चैप्टर को, इस 7 वीडियोज़ यानी 60 वीडियोज़ को देखकर इस चैप्टर के जो PIQ है ये हम लगाते हैं, तो देखते हैं हम कितने असरदार हमारा जो है 7 वीडियोज़ होता है। और तय मानिए दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा तो 20 में 20 नंबर आपका पक्का है। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे वैसे आप इस बात को करिए। दोस्तों, कभी भी मैथ लगाइए तो मन को शांत करके एकाग्र मन से लगाइए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसका उत्तर प्रश्न में ही दिया रहता है। दोस्तों, अगर इस तरीक़ा से अगर हम बात करें तो मैथ और रीजनिंग डायरेक्टली पेपर को आउट करा देते हैं। पेपर को क्या करते हैं? आउट करा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका उत्तर उसी में छिपा रहता है। दोस्तों, जब उसका उत्तर उसी में छिपा है, उसके बावजूद भी हम इसको न पढ़ें, उसको इग्नोर करें, तो ये सही नहीं है, आपके लिए काफ़ी घातक होगा। दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि कैसे हकीकत ज्ञान से केवल पढ़ने मात्र से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है दोस्तों, ये संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी? तो ये सारे ऑप्शन हैं। कोई भी संख्या किससे विभाज्य होगी, इसके लिए आप थोड़ा सा नियम जान लीजिए कि 2 किससे विभाज्य होगा। तो जिस भी संख्या के अंत में, जिस भी संख्या के लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगी। यानी लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाएगी तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी, या कोई भी संख्या इवन है तो वो सदैव 2 से कट जाएगी। 3 से कटने का नियम क्या होता है दोस्तों? तो दी हुई संख्या के सभी डिजिट को जोड़ दो, यानी सम ऑफ डिजिट दी हुई संख्याओं के सभी डिजिट को जोड़ दो। यदि सब जोड़ने के बाद जो सम आए उसमें 3 से भाग करो, अगर वो सम कट जाएगी, यानी जोड़ने के बाद जो योग आए वो अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, 4 से कटने का नियम क्या होता है? क्योंकि 4 में 2 होता है, यानी 2 गुणे 2 होता है, इसलिए किसी संख्या का लास्ट दो डिजिट यदि 4 से कट जाए तो वो संख्या भी लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या, जैसे 0, 5 से बनी संख्या अगर 4 से कट जाए तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। 5 से कटने का नियम क्या होता है दोस्तों? तो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वो संख्या सदैव 5 से विभाजित होती है। 6 से कटने का नियम क्या होता है दोस्तों? चूँकि 6 में 2 और 3 छिपा हुआ है गुणा के रूप में, यानी जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाएगी। 2 से कटने का नियम जानते ही हो कि सम होनी चाहिए, सम होते ही समझ जाओगे कि 2 से कट जाएगी। अगर सम नहीं विषम हो तो 2 से नहीं कटेगी, यानी 6 से भी नहीं कटेगी। तो सम तो देखने से ही पता चल जाएगा कि संख्या सम है कि विषम, लास्ट डिजिट देख कर पता चल जाता है। अगर
लास्ट के डिजिट में ये है तो संख्या सम है तो 2 से कटेगी। केवल 3 से कटाने के लिए क्या करोगे, तो सबको जोड़ोगे, 3 से भाग चला गया तो 3 से भी कटेगी, तो अर्थात 6 से भी कट जाएगी। 2 और 3 से कटेगी तो 6 से भी कट जाएगी। 7 के लिए कोई नहीं आता है। अब 8 के लिए देखते हैं। 8 के लिए क्या होता है 7 के लिए दोस्तों नियम होता है, लेकिन जनरली आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो क्यों आपके लिए सर दर्द बनाने जाऊँ। 8 में क्या होता है, तो 3 2 छिपा हुआ है, 3 2 छिपा हुआ है, यानी किसी संख्या के लास्ट का 3 डिजिट से बनी संख्या, लास्ट के 3 डिजिट क्या है 305, अगर ये 8 से विभाजित होगी तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखते हैं 9 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। तो 9 क्या होता है दोस्तों, 3 × 3, यानी 3 वाला ही नियम चलता है, 3 जैसा ही नियम चलता है, यानी दी हुई संख्याओं के सभी डिजिट को जोड़ दो, और सभी डिजिट को जोड़ने के बाद यदि वो संख्या 9 से कट जाए, जो योग आए अगर 9 से कट जाए तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। काफ़ी ईजी हो गया दोस्तों। 10 से कटने का नियम क्या होता है, तो जिस संख्या के अंत में जीरो नहीं रहने दो, जिस संख्या के अंत में 0 हो वो संख्या क्या होगी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 11 से कटने का नियम क्या होता है दोस्तों, 11 से कटने का नियम होता है कि जिस संख्या का सम पद और का योग और विषम स्थान पर आने वाले का योग का अंतर, कहने का मतलब ये है, जैसे कोई संख्या ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये जैसे कोई संख्या मान लो ये 5 है, ठीक है, और ये 3, ये संख्या दिया हुआ है, ये दोस्तों 5 है 355, तो इसका सम पद का मतलब हुआ सम स्थान पर, यानी का मतलब ये हुआ एक विषम स्थान पर 3 है और तीसरा स्थान ये है, तो इनका योग क्या होगा 3 5 8, और इनका ये क्या होगा दोस्तों 5 3 8। तो सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग प्लस विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर निकालो, तो 8 - 8 का अंतर क्या होगा 0। यदि उनका अंतर 0 आए या 11 आए या 22 आए, मतलब 11 का मल्टीप्ली आए कोई भी, तो वो दी हुई संख्या भी 11 से कट जाएगी, यानी ये संख्या 11 से कट जाएगी। 11 से कटने का नियम होता है। और दोस्तों 11 से कटने का नियम जानिए गए। 11 के बाद क्या आता है दोस्तों 12। 12 का मतलब क्या होता है 3 × 4, यानी जो संख्या 3 से भी कटे 4 से भी कटे वो संख्या 12 से कट जाएगी। अब आता है दोस्तों 15 से कटने का नियम। 15 का क्या होता है दोस्तों 3 × 4, यानी जो संख्या 3 से कटे और 4 से कटे वो 15 से कट जाएगी। आएगा बात समझ में आएगा नहीं दोस्तों। तो इसी तरीक़े से हम ये नियम को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। ये नियम आपको इसलिए बताया, इसलिए तो मैराथन में कह रहा हूँ, ये क्लास मैराथन की तरह ही है, ताकि हर नियम आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप देखो देखते ही बता दो 5 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि अंत में 5 है, मार के चले आओ दोस्तों। विश्वास मानो ये 10 सेकंड से भी कम क्वेश्चन जो है समय लेगा। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई क्वेश्चन बहुत कम समय ले लेता है, तो कम समय लेगा तो समय बचेगा, जो समय बचे वो बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा दो ना जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या दोस्तों, मैं आप देख लीजिएगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट है, मैं मेंसुरेशन टॉपिक को जड़ से ख़त्म कर दिया हूँ, या मात्र 1 घंटा 15 मिनट में ही पूरे मेंसुरेशन का मैं राशन ले लिया है। जो विद्यार्थीगण नहीं देख लें, इस क्वेश्चन को चुटकी में करेंगे। तो कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या, तो दोस्तों मैंने इसमें एक शंकु बनाया है, ये रेड कलर वाला आपका शंकु है, और एक बेलन बना दिया है जो ब्लू कलर वाला बेलन है। दोस्तों क्यों बनाया है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि कभी भी शंकु आयतन कुछ भी आए तो 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन, एक बनता है क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन, और एक बनता है आयतन पर आधारित क्वेश्चन। तो जो क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन बनता है उसमें 2 बात पूछता है, या तो वक्र पृष्ठ पूछ देता है, या तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ देता है। और आयतन की बात करें तो आयतन तो दोस्तों हमेशा एक ही होता है। तो मैं ये आप सभी लोगों को बताता हूँ कि कभी भी अगर तुम्हारा वक्र पृष्ठ बोल दे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, दोनों क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल मतलब होता है दोनों दोस्तों कि जो वस्तु स्थान घेरती है, या कुल मिला के हम कहें क्षेत्रफल में 2 राशियों का सदैव गुणा होता है। हमेशा एक राशि ए होती है तो दूसरी राशि बी होती है, 2 राशियों का सदैव आपस में गुणा होता है। ये राशि हमेशा चर राशि होती है, यानी या तो त्रिज्या होगी, या तो लंबाई होगी, या तो ऊंचाई होगी, आंकिक मान नहीं होता है। और आयतन में दोस्तों हमेशा 3 राशियों की गुणी होती है, इस बात को याद रखना। यानी घनाभ का अगर कोई आयतन कहेगा तो क्या होगा 3 राशि, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, हमेशा इस बात को याद करना। मैं हमेशा मेंसुरेशन में इन सारी चीज़ों को बताता हूँ। चलिए दोस्तों, पूछ रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू दिया है कितना 35 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू है, और ऊंचाई क्रमशः 73 है, यानी ऊंचाई यानी ये एच की वैल्यू है 73। ठीक है दोस्तों, तो आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्तों। शंकु का आयतन क्या होता है उसके पहले हम बेलन के आयतन का सूत्र जानेंगे, इसीलिए मैंने 2 बनाया दोस्तों। एक है ये ब्लू कलर वाला बेलन, और रेड कलर वाला है हमारा शंकु। तो ब्लू कलर का जो बेलन है, और बेलन के आयतन का सूत्र देखो, ये बेलन ब्लू कलर का बेलन है, तो मैं ब्लू कलर लेता हूँ और बेलन का आयतन लिखता हूँ। ठीक है, ये ब्लू कलर का बेलन का आयतन भी बराबर क्या होता है, तो याद रखना भी बराबर होता है कैसे, देखो
ये ब्लू कलर है, तो ये ब्लू कलर देखो यहाँ देखो, ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करें, ये वृत्त एक वृत्तनुमा होगा कि नहीं, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना। और ये दोस्तों क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो स्थान घेर रहा है वो क्षेत्रफल होता है, यानी इतना स्थान ये घेर रहा है, ये क्षेत्रफल हुआ। और आयतन का मतलब होता है कि वह वस्तु कुल कितने मटेरियल से मिलकर बनी है, यानी क्षेत्रफल तो ये हो गया, लेकिन यही आधार, इतना ही आधार कहाँ तक गया है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, ये जो होता है, जैसे ये त्रिज्या होता है, जैसे हाँ ये वृत्त की ये होती है त्रिज्या आर, और ये होता है आपका यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई एच। क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई एच, ठीक है। किसी भी शंकु में भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या आर होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई एच होता है, जो मैंने दिखाया है, ठीक है। और इस बेलन के लिए भी यही होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आयतन में 3 राशियों का गुणा होता है, और आर और एच ही 2 राशि है, तो जाहिर सी बात है किसी को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो त्रिज्या को 2 बार गुणा करते हैं, और ऊंचाई को जो है 1 बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा हो गया। या तो इससे याद करो, या हकीकत ज्ञान से ये देखो कि ये इसका क्षेत्रफल क्या निकाला, ये वृत्त का पाई आर स्क्वायर निकाला, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और यही क्षेत्रफल कहाँ तक गया है, यही क्षेत्रफल एच ऊंचाई तक गया है। अगर इतना ही इतना कितनी ऊंचाई तक गना है, एच ऊंचाई तक गया है, अगर हम इसमें एच से गुणा कर दे दोस्तों, तो कुल कितने मटेरियल का यूज हुआ है, क्या हमें ये पता चल जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ ये बनने में कितना क्षेत्र जो है घेरा हुआ है, पाई आर स्क्वायर घेरा हुआ है, लेकिन यही पार्ट कितनी ऊंचाइयों तक गया, कितनी दूरी तक गया है, एच दूरी तक गया है। और इसी एच से मल्टीप्लाई हम कर दें तो क्या ये पता चल जाएगा कि टोटल मटेरियल कितने मटेरियल से बनकर बना है ये हमारा बेलन, पल जाएगा नहीं। तो इससे भी तुम पता लगा सकते हो कि ये क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से तुम ये क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, लेकिन ये क्षेत्रफल कहाँ तक गया है, तो यहाँ तक गया है, तो गुणे एच कर दो, यहाँ से भी तुम बेलन का आयतन निकाल सकते हो। दोस्तों मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब करो। अब विश्वास मानो अगर वीडियोज़ को तुम वो देखते हो तो ये सब रद्दी लगेंगे कि ऐसा सवाल क्यों ही आ गया। तो पाई आर स्क्वायर एच, और देखो और क्या बताना है, और हमें बताना है कि ये शंकु जो है उसकी आयतन क्या होगी। तो ये बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि देखो ध्यान से कि जो शंकु ने स्थान घेरा है, या शंकु जो मटेरियल से मिलकर बना है वो ये है। तो ध्यान से देखो, इस बेलन को 3 पार्टों में शंकु ने बांट दिया। एक पार्ट तो ये हो गया खुद शंकु का, और दूसरा पार्ट हमारा देखो ध्यान से, दूसरा पार्ट लगभग ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया ना दोस्तों, ये वाला पार्ट, हाँ। और तीसरा पार्ट दोस्तों ध्यान से देखो, अगर इसके कलर को चेंज करें तो तीसरा पार्ट हमारा क्या निकलेगा, ये वाला पार्ट। यानी तुम्हें क्या लग रहा है, सही से बताओ, तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं कि ये 3 पार्टों में विभाजित हो गया। एक पार्ट तुम्हारा ये पार्ट, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। यानी इस पूरे की अगर बात करें तो पूरा हमारा क्या है दोस्तों, है हमारा बेलन, और शंकु क्या है उसके लगभग 1/3 है ना दोस्तों। इसके याद करने का एक तरीका है कि ये टोटल क्या है दोस्तों, हमारा बेलन है, जो शंकु क्या है दोस्तों, लगभग इसका 1/3 तो है। देखो केवल 3 हिस्सा में 1 ही हिस्सा है, 3 हिस्सा में टोटल 3 हिस्सा में 1 हिस्सा है हमारा शंकु। यानी अगर हमें बेलन का आयतन का 1/3 कर दे तो क्या हमारा शंकु का आयतन निकल जाएगा कि नहीं, हाँ निकल जाएगा, क्योंकि फिगर दिखा दिया दोस्तों। फिगर दिखाने का मतलब ये होता है कि आप हकीकत ज्ञान को रूबरू हो जाएं। तो अब बताओ इस हिसाब से हमारा शंकु का आयतन क्या होना चाहिए। शंकु का आयतन के लिए वॉल्यूम भी होता है। शंकु का आयतन हमेशा बेलन का आयतन का 1/3 होता है। कैसे होता है दोस्तों, ये भी मैंने दिखा दिया। अब कैसे ही आपको समझाया जाए, फिर भी यदि आपकी फार्मूला नहीं याद कर पाते हैं तो हम मानते हैं कि आपकी गलती है दोस्तों। 1/3 ऐसे ही रहने दो। पाई का मान दोस्तों 22/7 दिया है तो लिखो 22/7। आर का मान दोस्तों 35 × 35 दिया है तो लिखो 35 × 35। और दोस्तों एच का मान जो है 73 दिया है तो लिखो 73। मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। सीधे उत्तर पाओ दोस्तों। 7×5 से क्या होता है 35। यहाँ हुआ 3, तो 3 से अंत में भाग कर देंगे। लेकिन अभी भी देखो दोस्तों आसान कैसे होगा। कभी भी 5 आ जाए, कभी भी गुणा में 5 आ जाए तो कहीं देखो कहीं 2 हो जाएगा क्या, कहीं 2 है क्या। तो हाँ भैया 22 में 2 है, तो 22 को हम लिख सकते हैं 11 × 2, 11 × 2। तो 2×5 ये क्या हो जाएगा, 2×5 10, यानी ये गायब हो जाएगा ये 10। और किसी भी संख्या में 10 से अगर गुणा करना हो तो वो अंत में 0 लगा देना, यानी इनका काम खत्म। अब केवल इनका काम खत्म, अंत में 0 लगा देना और 11 बचा है। यानी तुम ये 35 और 73 में जो गुणा करोगे जितना समय लगेगा वही समय लगेगा। 35 73 में तुम गुणा कर दो अलग से। तो देखो यहीं पर मैं 35 से गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, घबरा होना। पंतियाई 15 का 5 और 5 7 35, 1 36, 3 का 9 और 3 7 दोस्तों 21, ठीक है। और जोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, जोड़ोगे तो होगा तुम्हारा 5 और 6 9 15 का 5 और 3 1 4 1 5 और 2, यानी 2 5 5 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, देखो यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ। एक बच्चा है तुम्हारा 11, यानी 11 ×
2,555, ठीक है दोस्तों। अब बटा 3 नीचे बचा है तो बटा 3 लिख दो दोस्तों। 11 का गुणा आए तो कभी भी तुम खुश हो जाओ। और दोस्तों एक चीज़ और, ये शून्य जो 10 वाला बचा था, एक शून्य को इसे तुम लिख सकते हो, इसको अलग ही मानो अभी तक, ठीक है ना। कभी भी 11 से गुणा आए तो दोस्तों तुम खुश हो जाओ, क्योंकि 11 का गुणा कितना आसान होता है। देखो 11 का गुणा कितना आसान होता है। पहले तो इकाई डिजिट में क्या है, 5 है, तो इकाई डिजिट की जगह पर जो है उसको लिख दो। शून्य को दोस्तों बगल में लिख दो, शून्य हमेशा शून्य ही रहेगा। अंक की बात देखो, 5 के सामने 5 लिख दिए, और अगला लिखने के लिए क्या करोगे, 5 में 5 जोड़ोगे। 5 में 5 जोड़ोगे तो 5 5 10 का शून्य हाथ में लगा, एक अंत में जोड़ोगे, ठीक है, इसमें जोड़ोगे। फिर इसका जोड़ो दोस्तों, 5 5 10 और 1 11 का 1 हाथ में लगा, फिर 1, फिर इसको जोड़ो, नेक्स्ट देखो 5 2 7 और 1 8। अंत में क्या बचा दोस्तों, 2, तो 2 को उठा दो। यानी काफ़ी इजी हो गया दोस्तों। ये 1 है, जो कि थोड़ा सा अलग पेन से कर दूँ नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये 1 है, ठीक है दोस्तों। यानी कितना इजी तरीका से दोस्तों हो गया है तुम्हारा क्या, गुणा भागा 3, और 3 से तुम भाग करोगे दोस्तों तो देखो 3 9 27, 27 1 और 1 11 बचेगा, 3 का 9, फिर 2 और 0 बचेगा, 3 से 18, और फिर तुम्हारा 2 और 5 बचेगा, 3 8 24, और फिर 1 और 0 बचेगा, 3 का 9, और फिर दशमलव लगाकर 3 3 3 तुम्हारा हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं केवल समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूँ, इस फिगर को ले रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि मेंसुरेशन काफ़ी इजी होता है और काफ़ी बढ़िया नंबर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई दुकानदार अपने सामान को 35% के हानि पर बेचने का दावा करता है। यानी दोस्तों ये है SP, नहीं पहले होता है दोस्तों CP है, ये CP और ये है SP। तो कोई दुकानदार है, वो दावा करता है कि जो 100% की हमारा कोई वैल्यू है उसको हम 35% हानि पर बेचेंगे, यानी हम 65% पर बेच देंगे। 35% हानि होगी तो SP क्या हो जाएगा दोस्तों, 65% पर बेचेंगे। तो एक लेकिन गलत, तो भाई लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अंत में दोस्तों जो बाज़ार करने गया हो, देखना अंत में जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं कहते हैं कि भैया हमारे जाने का समय हो गया, अब हम आपको जो है जो खरीद मूल्य है उससे भी कम मूल्य पर दे रहा हूँ, नहीं तो घर पर जाने पर सड़ ही जाएगा, और इसलिए आप जो है कम ही मूल्य पर ले लीजिए। वैसे ही ये कह रहा है, ठीक है। अब फिर बाद में पता चलता है कि जब तुम लेने जाओगे तो वो डर ही मार देगा। देखो ये कहा भी है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करके वास्तव में वो 65% का लाभ अर्जित करता है। यानी एक तो कहता है कि भाई हम 65% में बेचेंगे, यानी 100% की वैल्यू को हम 65% में बेचेंगे, लेकिन वो ऐसा तराजू को कम जोखता है या डर ही मारता है कि वो 65% लाभ भी अर्जित कर लेता है। तो आगे देखते हैं। यानी वो क्या करता है, 65% का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि CP तो अपने आप में 100% होती है, जीवन में कभी नहीं बदलती है, लेकिन वो कह रहा है कि लाभ हमारा फिर भी 65% हो रहा है, लाभ हमारा फिर भी 65% हो रहा है। बेचने का दावा तो इस पर कर रहा है, यानी जो इंसान खरीदने आएगा वो इस पर खरीदने के आएगा, इस पर खरीदने के आएगा, लेकिन फिर भी लाभ उसका हो रहा है। और लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 65%। जब लाभ 65% हो रहा है, यानी वो कितने में एक्चुअल में बेच रहा है, कितने % में, यानी 165% में बेच रहा है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो एक्चुअल में कैसे, देखो अब आगे देखो, पहले आगे देखो तब समझ जाओगे। यहाँ तक समझ जाओ ना, 65% का लाभ अर्जित करता है, तो CP तो अपने आप में 100 है ही, यानी अब SP क्या एक्चुअल में वो डंडी मारकर वो SP को 165% कर दे रहा है। कैसे, तो देखो, तो वह 1 kg का स्थान पर कितना वास्तविक वजन तौलता है। देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया है। देखो पहले तो 1000 ग्राम, वो कहता है कि 1000 ग्राम जो कीमत होगा वस्तु को, हम इतना मतलब जो भी कीमत होगा 1000 ग्राम का, उससे भी कम, यानी 65% कम, यानी 35% कम हानि पर हम बेचेंगे। यानी इसका कितना %, 65%। तो 1000 का तुम 65% निकालोगे, ये निकालना है। CP तो 1000 ग्राम रहेगी, इसका 65% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 650 ग्राम। यानी वो कह रहा है कि हम 650 ग्राम में उस वस्तु को हम क्या करेंगे, बेचेंगे। अब कोई भी आदमी आएगा लेने, तो वो क्या करेगा, 650 ग्राम की ही कीमत देगा, क्योंकि वो 15% वो कह रहा है कि 35% की हानि हो रही है। तो कोई भी व्यक्ति खरीदने आएगा तो 665 ग्राम की जो वैल्यू है वही तो देगा जी, 665 ग्राम की जो वैल्यू वही देगा, क्योंकि वो कह रहा पहले से दावा कर दिया कि भैया हम हानि पर बेचेंगे। तो कोई आदमी खुश होकर आया और 665 ग्राम की जो वैल्यू है उतना उसको दे दिया, यानी ये एक्चुअल में क्या हो गया दुकानदार के लिए, ये दुकानदार के लिए क्या हो गया, SP हो गया। SP दुकानदार के लिए क्या हो गया, SP है ही, लेकिन फिर भी इस पर इतना पर वो देने की दावा करता है, लेकिन फिर भी वो इसमें लाभ प्राप्त कर लेता है 65%। यानी अब नया मोड़ ले लिया, यानी इसमें इतने पर बेचता है फिर भी 5% लाभ प्राप्त कर लेता है। तो जो खरीदने वाला आएगा तो वो तो इतना समझ के पैसा देगा, लेकिन दुकानदार को फिर भी 5% लाभ हो रहा है, यानी इतने पर बेच रहा है दुकानदार। तो ये कितने % की वैल्यू हो गई, 165% की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई ना, क्योंकि दुकानदार तो इतने पर बेच रहा है, अपने जाने में खरीद रहा है, लेकिन दुकानदार इतने पर बेच रहा है, यानी लाभ जो है हमारा 65% है। तो ये वैल्यू किसकी है दोस्तों, 165% की है।
तो कह रहा है कि वास्तविक माने वजन, यानी वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? वास्तविक। माने वास्तव में दुकानदार को का कितना लागत लगा होगा, वास्तव में मैंने कितना डणी मारा है, डणी मारने के बाद वास्तव में कितना लागत लगा होगा, ये पूछ रहा है। तो यानी जो ये वैल्यू आता है दोस्तों, वो एसपी का हमारा हो गया। यानी अब चूँकि लाभ भी जो है 5% है, यानी ये वैल्यू हो गई 165 की। एक फार्मूला मैं बोलता हूँ, एक ही फार्मूला किससे याद नहीं होता, वो क्या है? वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए, वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए। तो ये वैल्यू है 650 ग्राम। 650 ग्राम ही बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी वो 5% का इसी पर लाभ लेता है। माने इसमें लाभ भी उसका 5% छिपा हुआ है। ये एसपी है यार, एसपी में हमेशा लाभ या हानि होता है। तो 650 ग्राम बेचता है, लेकिन फिर भी इसमें 5% का लाभ ले रहा है, यानी ये वैल्यू किसकी है? 105% की है। लेकिन वास्तविक में उसकी लागत कितनी लगी होगी? तो 100%, यानी 100% उसकी लागत लगी होगी। यानी यही मान ज्ञात कर लोगे तो तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। तो अब तुम ज्ञात करो। देखो काटा कटावल करने की कोशिश करते हैं। देखो हम 5 से कटाते हैं दोस्तों। तो 5 तिहाई 15 और फिर 5 15, ये भी 5 से कटाओ। तो 5 एकने 5 और 5 15 और 5 दूना का 10। कहीं गलत हो गया दोस्तों, 5 से कम 5 और 5 15, 0 ऐसे उतर जाएगा। 13 5 65, यानी 130 हो गया और नीचे 33 हो गया। अब 130 से 100 में गुना कर दो। 130 में तुम 100 से गुना करोगे तो क्या होगा दोस्तों? 130 पर 2 सुना उतर जाएगा, बटा 33। यही तुम्हारा क्या होगा? उत्तर होगा। 33 से भाग करके क्या कर लोगे तुम? उत्तर प्राप्त कर लोगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये इतना सारा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे उसे सॉल्व करोगे तो बताओ। तो कोई दुकानदार अपने सामान को 35% के हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी 100% की जो है हमारा वस्तु, उसको कहता है कि हम दोस्तों 35% के हानि यानी 65% में बेचेंगे। ठीक है, 65% में बेचेंगे की दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करने से 65% का लाभ कहता है। मतलब 65% कहता है, दावा तो करता है कि हम इतने बेचेंगे, लेकिन तराजू को इधर उधर डंडी मार देता है, जिससे अभी उसको मैंने इतने में बेचने के बाद भी, ये एसपी है दोस्तों, इतने में बेचने के बाद भी उसे 65% के लाभ, यानी एसपी क्या 165% हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि, और कहता है कि 1 kg का स्थान पर वो वास्तविक वजन मैंने क्या रखता है, यानी वो कहने का क्या मतलब, देखो 1 kg का स्थान पर क्या जोड़ता है, क्या रखता है तराजू पर बटखरा। यानी दोस्तों ये 1 kg का मतलब क्या हो दोस्तों? 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम को वादा करता है कि हम 950 ग्राम पर ही दे देंगे। देखो 1000 ग्राम किसी वस्तु की क्या होगी? कीमत होगी। 1000 ग्राम कोई ना कोई वस्तु की कीमत होगी। तो 65% पर बेचने का वादा करता है। मैंने कहता है कि 1000 ग्राम का जो वस्तु का कीमत होगा, उसको इसका 65% निकालोगे दोस्तों तो सीधे 650 ग्राम आएगा। तो वो कहता है कि 650 ग्राम में हम इसको क्या करेंगे, जो कीमत आएगा उसी पर हम आपको बेच देंगे। लेकिन वो डंडी मारकर दोस्तों क्या करता है, इसमें भी ये जो आया इसमें भी 5% लाभ प्राप्त करता है। बेचता इस पर है कहकर इस पर बेच देता है, माने ये एसपी हो गई, लेकिन इसी पर 65% लाभ उसे मिल जाता है। यानी क्या, एसपी क्या हो गई? 165% हो गई। यानी ये वैल्यू जो दी हुई है वो किसकी है? 165% की है। तो कह रहा है वास्तविक वजन यानी इस पर बेच रहा है फिर भी 5% लाभ हो रहा है, यानी ये 165% की वैल्यू हो गई। तो वास्तविक वजन यानी शुरुआती वैल्यू यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो सीधे हमारा एक ही फार्मूला है, वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए, एक ही फार्मूला है हमारा। तो वैल्यू क्या है दोस्तों? 650 ग्राम है। किसकी है दोस्तों? तो 165% की है। हमें चाहिए क्या? तो वास्तविक क्या मतलब बटखरा रखा होगा वो चाहिए। यही से तो हमारा हल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक ही अंकित मूल्य वाली एक ही प्रकार की वस्तुओं पर, माने कोई अंकित मूल्य किसी भी वस्तु की क्या है, समान है, एक ही प्रकार की वस्तु है, तो 17 की खरीद में 3 मुफ्त मिलती है। तो ऐसी स्कीम में प्रतिशत छूट, मैंने छूट प्रतिशत कह रहा है दोस्तों। मैं बार बार सभी लोगों से एक ही बात कहता हूं दोस्तों कि जिसको भी परसेंट में बदलना है, क्योंकि छूट प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? छूट प्रतिशत। तो जिसको भी प्रतिशत में बदलना है, तो जिसको भी प्रतिशत में किसको बदलना है तो दोस्तों? छूट को। तो जिसको भी प्रतिशत में बदलना है वो सदैव ऊपर लिखा जाता है। जैसे लाभ को प्रतिशत में बदलना है तो लाभ ऊपर रहेगा, छूट को प्रतिशत में बदलना है तो छूट ऊपर रहेगा, और हमेशा नीचे क्या रहता है? अंकित मूल्य रहता है, अंकित मूल्य रहता है। और अंकित मूल्य का ही बात कर ही रहा है, नीचे क्या हो रहता है? अंकित मूल्य रहता है। और गुणे 100, छूट है तो नीचे अंकित मूल्य रहेगा, अगर लाभ हानि है तो नीचे क्रय मूल्य रहेगा, हमेशा याद रखना। और बाकी नीचे हमेशा वही रहता है जिससे हम तुलना करते हैं, या टोटल वैल्यू हमेशा नीचे रहती है, या जिससे तुलना कर रहे होते हैं वो हमेशा नीचे रहती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि 7 खरीदने पर 3 मुफ्त मिल रहा है। जैसे कोई भी वस्तु तुमने 17 कोई भी तुम वस्तु 17 खरीद ली, तो 17 खरीदने के बाद 17 खरीद ली, उसके बाद 3 मुफ्त मिल रहा है। तो दुकानदार को एक्चुअल में कितना पैसा जो है लग रहा है? 17 + 3 यानी 20 पर उसका 20 बैग। ऐसा तो है ना कि 3 बैग बनाया होगा तो दुकानदार
दुकानदार को पैसा नहीं लगा होगा भाई, उसको भी तो पैसा लगा होगा उस 3 पर भी। यानी दुकानदार को एक्चुअल में कितनी उसकी लागत लगी होगी, यानी 17 पर भी लगी होगी, 3 पर भी लागत लगी होगी, यानी 20 पर लगी होगी ना। या छूट कितना हो रहा है, तो छूट हो रहा है 3 मुफ्त मिलता है, यानी 3 मुफ्त मिलता है, यानी 3 छूट हो रहा है कितने पर, तो 20 पर दोस्तों, 20 पर गुणे 100। भाई 20 खरीदोगे तभी ना उसमें 17, तो तुम 17 का पैसा ले रहा है और 3 मुफ्त दे रहा है, 20 में ही तो दे रहा है दोस्तों। यानी ये नहीं कि बहुत लड़के क्या करेंगे 3/17 कर देंगे, जो कि गलत है दोस्तों। दुकानदार को पूरे पर उसका लागत लगा होगा, इसलिए हमारा पूरा होगा, ठीक है ना, पूरे का अंकित मूल्य होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब कटा लो, ये क्या होगा, 20×5 100, 15%। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। है दोस्तों, 1 से 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। किसी भी संख्या के यदि औसत निकालने के लिए कहा थे, किसी भी संख्या के औसत निकालने के लिए कहा दे, तो क्या कहोगे, दी हुई संख्याओं का योग करोगे। ऊपर क्या करोगे, दी हुई संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या लिखोगे, दी हुई संख्या का योग बटा पदों की संख्या। और दोस्तों औसत होता क्या है, तो दोस्तों औसत का मतलब होता है कि कोई भिन्न भिन्न संख्या दी हुई है, कोई अलग अलग संख्या दी हुई है। जैसे 5 अलग अलग संख्या दी हुई है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पाँचवीं संख्या, और 5 संख्या अलग अलग दी गई है, और 5 संख्या अलग अलग दी गई है, तो हम क्या करेंगे, योग करके आप पदों की संख्या यानी 5 से भाग करेंगे, तो कोई ना कोई संख्या हमारा प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लो संख्या प्राप्त हो गई 20, तो क्या करता है औसत, दी हुई संख्या जो अलग अलग है उनको जोड़कर पदों की संख्या से भाग करके जो आता है उतना ही सब लोग को समान में बांट देता है। यानी कहने का मतलब औसत जो है भिन्न भिन्न संख्याओं को एक बना देता है, भिन्न भिन्न संख्या को क्या बनाता है, एक बना देता है। यानी किसी भी संख्या का 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो कहने का मतलब ये है कि पहली भी संख्या 20 है, दूसरी भी संख्या 20 है, तीसरी भी संख्या 20 है, चौथी भी संख्या 20 है, और 5वीं भी संख्या 20 है। इस बात को याद रखना, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि किसी भी संख्या का अगर कोई भी संख्या मान लो समांतर श्रेणी में है, कोई भी संख्या किस में है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है अगर संख्याओं का अंतर, जैसे कहने का मतलब जैसे कोई संख्या 2 हो गई, 4 हो गई, 8 हो गई, 6 8 हो गई, 10 हो गई, तो इन दोनों में अंतर देखो, 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है, इसमें भी 2 का 2, तो इस प्रकार समांतर श्रेणी कहा जाता है जिसका अंतर समान हो। अगर समांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए कहे तो तुम प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देना, वही तुम्हारा आंसर होगा। मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। एक हो गई बात। और कभी कभी क्या कहता है कि अगर किसी समान नहीं अगर किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 12 है और सभी संख्याओं में 2-2 जोड़ दिया जाए, या 2-2 गुणा कर दिया जाए, या 2-2 भाग कर दिया जाए, तो परिणामी औसत पूछने लगता है, नया औसत पूछने लगता है। पहली बात देखो, अगर 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो 5 संख्याओं का औसत 20 है, इसका मतलब पहली संख्या भी 20 होगी, दूसरी संख्या भी 20 होगी, तीसरी भी संख्या 20 होगी, चौथी भी संख्या 20 होगी, 5वीं भी संख्या क्या होगी, 20 होगी। फिर कहेगा कि सभी में 2-2 जोड़ दिया जाएगा, तो नया औसत क्या होगा, सभी में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, ये भी 2 जुटेगा, इसमें भी 2 जुटेगा, इसमें भी 2 जुटेगा, इसमें भी 2 जुटेगा, इसमें भी 2 जुटेगा, तो ये सभी की सभी क्या हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। अभी भी सब क्या है, समान है, सब समान है, तो नया औसत क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, यानी 22 ही हो जाएगा। अगर गुणा करने के लिए कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, अगर सभी में हम सभी संख्या में 2 से गुणा कर दे तो नया औसत क्या होगा, तो सभी संख्या देखो 5 संख्याओं का औसत 20 है, का मतलब पहली भी संख्या 20, दूसरी भी संख्या 20, तीसरी भी संख्या 20, ऐसा सभी संख्या 20 है, और सभी में 2 से गुणा करने के लिए कह रहा है, यानी सभी के सभी 20 दूना का 40 40 40 40 हो जाएंगे, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि अगर औसत जितना दे दे, मानो औसत दे दिया वो A, अब फिर कहे कि सभी संख्या में फलाना जोड़ देने पर नया औसत क्या होगा, तो सीधे तुम औसत में ही उस चीज़ को क्या कर दो, जोड़ दो, औसत में ही जोड़ दो। गुणा करने के लिए कहे तो औसत में ही उससे गुणा कर दो, घटाने के लिए कहे तो औसत में से ही घटा दो, अगर सभी संख्याओं में घटाने के लिए कहे तो वैसा करेंगे और उत्तर तुम्हारा सही होगा। इस बात को याद रखना। इस तरीके से औसत की पूरी कहानी खत्म। अब देखो 1 से लेकर 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब ये दोस्तों क्या है, समांतर श्रेणी है। 1 से लेकर 99 तक अगर देखोगे तो सभी में 1-1 का अंतर आएगा प्राकृतिक संख्याओं का, तुम निकालोगे तो समांतर श्रेणी का भी मैंने बताया कि प्रथम पद और अंतिम पद को क्या करो, जोड़ दो, 1 + 99 कर दो और बटा 2 कर दो, ये तुम्हारा आंसर है। 1 99 100 बटा 2, यानी 100 में 2 से भाग करोगे तो 50 आएगा। दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किया और 5 क्वेश्चन को देखिए हम लोग दोस्तों चुटकियों में हल कर लिए। इसलिए क्वेश्चन को दोस्तों अब क्या करो, अच्छे से पढ़ो और जैसे कह रहा है वैसे करो, तो उत्तर अपने आप आपका मिल जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, एक उत्पाद मिश्रण में निम्नलिखित विक्रय मूल्य, मैंने विक्रय मूल्य दिया है और मात्रा दिया है, मात्रा, ठीक है दोस्तों। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कोई उत्पाद B है, कोई उत्पाद
पहले ए देखो, उत्पाद ए है, कोई उत्पाद ए है तो ए का क्या करा $10, $10 ये क्या रेट है, माने वस्तु के एक यूनिट का दाम $10 है, ये कहने का मतलब है। और ये $10 कुल कितनी यूनिट है दोस्तों, $10 40 यूनिट है। कितनी यूनिट है दोस्तों, 40 यूनिट है, देखो 40 यूनिट है। और जो उत्पाद बी है, उत्पाद बी का जो है $15 रेट है। $15 रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक यूनिट $15 की है। और कुल कितना यूनिट है, 30 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, ये उत्पाद जो सी है वो कितने डॉलर की है दोस्तों, ये डॉलर की है, $20 की है। और इसकी कितनी यूनिट है, 20 यूनिट है। तो कह रहा है मिश्रण में भारित औसत विक्रय कितना होगा। भारित औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों, भारित औसत का मतलब क्या होता है, तो औसत का मतलब औसत है कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल यानी ये 40 यूनिट का 10 रुपये के रेट से कितना तुम्हारा रेट आएगा, ये ऊपर हो जाएगा बटा नीचे क्या होगा, भारित औसत था दोस्तों, नीचे क्या हो जाएगा तो कुल भार हो जाएगा। कुल भार बोले तो जितना भी है उसका टोटल यूनिट का योगफल। और दोस्तों ऊपर क्या होता है, योगफल होता है। योगफल का मतलब क्या, अब एक यूनिट का दाम एक यूनिट का दाम जो है $10 है, तो 40 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और इसका वैसे ही कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा टोटल डॉलर। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, $400 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो टोटल योगफल यहाँ आता है। टोटल योगफल का मतलब क्या, चौथियाँ 1250, यहाँ पर क्या लिखोगे 1250, यानी तुम क्या लिखोगे, टोटल योगफल ऊपर रहता है, यानी 1250 बटा कुल भार। कुल भार माने कुल कितना यूनिट है। तो ध्यान से देखो, 40 यूनिट, 30 यूनिट, 70 यूनिट, 20 यूनिट, 90 यूनिट, यानी यही तुम्हारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। अब क्या करोगे दोस्तों, करना क्या है, तुम 0 से 0 जो है घटा दोगे और 9 से भाग करोगे तो 9 एकने 9 आएगा, 9 एकने 9 और 3 5, 3 5 यानी 29 27, फिर 8 और 29 27। अब क्या होगा दोस्तों, 8 0 यानी 13 है, 13 है ना, 9 है 72 नहीं, 13.8 किस में आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा है, यही मार्केट चले आओगे। केवल 13 से भी तुम्हें यहाँ पर 13 बार जा रहा था, 13 को देखकर भी तो मार्केट क्या होता है, चले आते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों तुम तय मानो, ऐसे ही तुम्हें आसान आएंगे। केवल क्या करना है यार, केवल शुद्ध हिंदी पढ़ लेना है, जो कह रहा है वो कर देना है। बाकी मेरे उन 7 वीडियो को और PIQ को देख लेना है और वैसे ही कर लेना है, तुम हमेशा जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। हम तो कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि कुछ अलग है दोस्तों, सब वही है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखकर लोग डर जाएंगे कि बड़ी हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन विश्वास मानो, तय मानो। वर्क टाइम का केवल एक ही फार्मूला आप सभी को याद करना है कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है दोस्तों, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपन टाइम। यानी इफिशियंसी क्या बताती है दोस्तों, इफिशियंसी ये बताती है कि एकांक समय में कितना मैंने काम किया। वर्क मतलब काम होता है, एकांक समय। एकांक समय मतलब दोस्तों होता है एक दिन या 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकंड में हमने कितना काम किया, ये मेरा इफिशियंसी बताता है। ठीक है दोस्तों, यहीं से W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, E इंटू टी। हाँ, यहीं से T बराबर क्या होता हो जाएगा दोस्तों, T यहाँ गुणा होगा, यानी T बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, T बराबर हो जाएगा W बटा E। यही एक छोटा सा फार्मूला होता है। और दूसरी बात कि दोस्तों दिया रहता है कि कोई व्यक्ति A है वो 10 दिन में उस काम को कर सकता है, B है जो 20 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आया 20, फिर क्या करते हैं 10 में 20 से भाग करते हैं, यहाँ आया 2, इसमें से भाग करते हैं, ये आया 1। माने ये होता है दोस्तों दिन, यानी समय। हाँ, जो एलसीएम निकालते हैं वो टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क। इसमें यानी वर्क में हम टाइम से भाग करते हैं तो क्या निकलता है, इफिशियंसी। यानी ये हमारी इफिशियंसी होती है, जो ये बताती है कि फलाना व्यक्ति A 1 दिन में 2 काम करेगा, फलाना व्यक्ति B 1 दिन में 1 काम करेगा। बस इतनी बात रहती है वर्किंग टाइम में। और इतना जो जान गया वो पूरा वर्किंग टाइम को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएगा। कैसे, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अवनी किसी पुस्तक की टाइपिंग 24 दिन में कर सकती है। कोई अवनी नाम की लड़की है दोस्तों, ध्यान से देखना, कोई अवनी नाम की लड़की है जो कंप्यूटर की टाइपिंग 14 दिन में कर सकती है। कितने दिन में दोस्तों, 14 डे दोस्तों, ये डे है, 14 दिन में कर सकती है। वह और आदित्य एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक दिन अवनी काम करेगी तो एक दिन आदित्य, एक दिन आदित्य करेगा तो एक दिन अवनी। जबकि आदित्य कार्य की शुरुआत करता है, यानी पहला दिन आदित्य जाता है, फिर दूसरा का दिन कौन जाएगा, बोलो दूसरा का दिन कौन जाएगा, तुम्हारी अवनी। यानी पहला दिन यानी विषम दिन, जितनी भी विषम दिन आएगा वहाँ आदित्य जाएगा विषम दिन, और जो भी सम दिन आएगा उस दिन कौन जाएगा, तुम्हारा अवनी जाएगी। 13 दिन काम करते हैं देखो, अवनी और आदित्य। पहले जाता है आदित्य, बोल दिया है, पहले कौन जाता है दोस्तों, आदित्य जाता है। आदित्य के बाद हमारी अवनी जाती है, यानी पहले दिन जाएगा आदित्य, फर्स्ट डे कौन जाएगा दोस्तों, फर्स्ट डे जाएगा आदित्य, और दूसरे दिन जाएगी अवनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
यानी कुल कितने दिन हो गए दोस्तों, कुल हो गए 2 दिन। 2 दिन का एक पीरियड बन गया, हमेशा हमेशा पीरियड बनाते हैं। अब कौन जाएगा नेक्स्ट, तो और नेक्स्ट हमेशा आदित्य ही जाएगा। कौन जाएगा, आदित्य ही जाएगा। एक पीरियड के बाद जो होगा वो आदित्य ही जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बात समझ में आ गई। और देखो 13 दिन तक काम करते हैं। अब बताओ 13 दिन काम करते हैं तो आदित्य के हिस्सा उसमें कितना होगा, अवनी का कितना होगा। तो तुम जानते ही हो कि आदित्य पहले जाता है, यानी पहला दिन गया होगा, फिर दूसरा का दिन ये गई होगी तो पहला दिन, तीसरा दिन आदित्य गया होगा, फिर 5वां दिन गया होगा, फिर 7वां दिन गया होगा, फिर 11वां दिन गया होगा, फिर 13वां दिन गया होगा। यानी कितने दिन गया है, कितने दिन गया, 1 2 3 4 5 6 दिन। यानी कितने दिन गया है दोस्तों, 6 दिन गया है। यानी आदित्य कितने दिन गया है दोस्तों, 6 दिन काम किया है। और बचा कितना दिन, नहीं गलत दोस्तों हो रहा है। देखो 1 3 5 7 1 8, 1 9 मैंने छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 और 1 9 1 7, मैंने 7 दिन आदित्य जाएगा। आदित्य कितने दिन जाएगा, 7 दिन। अवनी कितने दिन जाएगा दोस्तों, 6 दिन। ये बात याद रखना, 7 6 13, तभी ना 7 6 13 होगा। यानी आदित्य ने 7 दिन काम किया है, अवनी ने 6 दिन काम किए। कोई दिक्कत है तो बोलो दोस्तों। दोस्तों ये समझाने में केवल टाइम लग रहा है, आप तो तुरंत ही इस चीज़ को कर लेंगे यदि समझदार हो और समझ गए हो क्वेश्चन को। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। और अवनी शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, पहले अवनी देखो, अवनी की हम फिगर बना देते हैं। अवनी 24 दिन में, अकेले अवनी का ही दिया है, 2 का दिया रहता तो एलसीएम निकालते हैं, लेकिन अवनी का अकेले दिया है। तो अवनी 24 दिन में मान लेते हैं कि 24 का एलसीएम तो 24 से होगा। तो अवनी 24 दिन में कितना काम करती है, 24 काम करती है। तो 24 में 24 से भाग करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 क्या होगी, इफिशियंसी किसकी, अवनी की। इसका मतलब हुआ कि अवनी, अगर हम काम 14 माने हैं, यानी अवनी 1 दिन में 1 काम को कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें, 2 एक साथ नहीं दिया इसलिए 1 ही को लेकर चलेंगे। क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है यार। यानी अवनी 1 दिन में 1 काम करती है, इस तरीके से 24 दिन में 24 काम कर लेती है टाइपिंग की काम। ठीक है दोस्तों, चाहे जो भी काम हो, टाइपिंग हो, पेंट हो, चाहे जो हो। अब देखो आगे क्या कर रहा है, अवनी 6 दिन यहाँ काम करती है, प्लस आगे देखो अब आदित्य कार्य को छोड़ देता है, यानी आदित्य केवल 7 ही काम करता है। और फिर अवनी क्या करती है, शेष कार्य को 5 दिन, यानी अवनी 6 दिन यहाँ करती है प्लस 5 दिन यहाँ करती है, तब काम को कंप्लीट होता है। यानी अवनी कुल कितने दिन काम करती है, 11 दिन काम करती है। कौन, अवनी 11 दिन काम करती है और 1 दिन में 1 काम कर रही है। तो 11 दिन में कितनी काम करेगी, जाहिर सी बात है 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 11 काम को कर लेगी। कितने काम को कर लेगी, 11 काम को कर लोगी। तो जितना भी काम बचा होगा, यानी 24 काम में से 11 काम कौन किया है, अवनी ने किया है। काम बचा कितना दोस्तों, तो काम बचा 24 में से 11 घटा दिए तो 13 काम बचा। 13 काम को कौन किया होगा दोस्तों, आदित्य किया होगा। कितने दिनों में दोस्तों, 7 दिनों में। यानी 13 काम कितने दिन में कर रहा है आदित्य, 7 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि देखो 13 काम नहीं कर रहा है आदित्य अकेले, संपूर्ण पुस्तक टाइपिंग कितने दिन में करेगा, यानी 24 काम कितने दिन में करेगा। तो 13 काम दोस्तों आदित्य 7 दिन में। यानी वही हमारा एक फार्मूला दोस्तों, वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए, यानी ये, या ऐसे नहीं, वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए नहीं हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कि 13 काम 7 दिन में, तो 1 काम, 13 काम 7 दिन में, तो 1 काम का भी निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। यानी 7/13 दिन में। तो 24 काम हम कितने दिन में करेगा ये निकालना चाहते हैं। तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 7/13 गुणे 24, यही तुम्हारा क्या होगा, उत्तर होगा। यही तुम्हारा क्या होगा, उत्तर होगा। और रही बात, तो कुछ लोग क्या करेंगे, 7 में 24 से गुणा करेंगे और 13 से भाग करेंगे, लेकिन हम जो है ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम देखेंगे किसके नीचे 13 है वही उत्तर होगा। तो देख लिए कि 13 किसके नीचे है, तो इसके नीचे भी है और 13 इसके नीचे भी है और 13 इसके नीचे है। तो अब हम यूनिट डिजिट से कर लेंगे। कैसे, तो ऊपर 7 चौक 28, ऊपर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 चौक का 28, 8 होगा। हाँ, नीचे का यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, 13 है। क्या है, 13 है। ऊपर की यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, 8 है। तो देखा जाए इन दोनों में किसका ऊपर का यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। तो पहले सही के रूप में रहता है तो क्या करते हैं, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा, और जो ऊपर रहता है वो जोड़ते हैं। तो तुम पूरे से ना गुणा करो, केवल यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस यूनिट से यूनिट में गुणा करो। तो यहाँ से करो, यहाँ से इस यूनिट से इस यूनिट में गुणा करो, 33 का 9 और 9 2 11, यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। और जो कि यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आया है हमारा, 8 आया है, जो कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ के यूनिट से 3 में 2 से करो, 3 दूना का 6 और 6 2 8। हाँ भैया, ये मैच कर गया, इसलिए यही तुम्हारा उत्तर है दोस्तों। अब लगो गुणा करने, 7 में 24 से 13 से भाग करने, उसके बजाय ये तुम चेक कर लो। ये सब विधि दोस्तों आपको कुछ सीखना होगा, तभी जाकर क्वेश्चन विदिन मिनट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 94 किलोमीटर की दूरी तय करते समय किसी व्यक्ति ने देखा कि 3 घंटे 25 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 8/5 थी। तो उसकी चाल
किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। दोस्तों मैं इस चैप्टर में केवल एक ही फार्मूला बताता हूँ, और वो एक फार्मूला है, कौन सा है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और इसी से 3 फार्मूला मिल जाएगा नहीं। दूरी निकालना होगा तो चाल गुणे समय हो जाएगा, और समय निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। रट लेना इसको, ठीक है। तो अब हमें चाल निकालना है तो हमें दूरी भी होनी चाहिए पता, समय भी होनी चाहिए पता। तो दूरी तो 94 किलोमीटर यहाँ दिख रही है, समय तो ये दिख रहा है, लेकिन कुल दूरी की बात नहीं कर रहा। कह रहा है कि वो साइकिल से चला है, लेकिन जो तय की गई दूरी है वही यहाँ पर रखेंगे, जितना चला है वही तो दूरी रखेंगे। समय तो कन्फर्म है कि ये रखना है, लेकिन कौन सी दूरी रखेंगे, तो जो तय की गई, जो तय की गई दूरी है, देखो तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, जो तय की गई दोस्तों दूरी है, जो तय की गई दूरी है वो शेष दूरी की, माने जितनी भी दूरी शेष है। दोस्तों जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम लिखते जा रहे हैं और उत्तर अपने आप आ जाएगा। तय की गई दूरी जो है वो शेष दूरी की माने गुणा 8/5 है। क्या है, 8/5 है। यानी कुल मिला के क्या समझ में आया, कुल मिला के ये समझ में आया कि अब शेष दूरी अब कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ये बटे के नीचे आ जाएगा। यानी तय की गई दूरी, यानी देखो तय की गई दूरी को केवल हम दूरी लिख रहे हैं, ठीक है। अब बटा यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, शेष दूरी। कोई दिक्कत, इधर आकर क्या हो जाएगा, शेष तो हो जाएगा, तय की गई दूरी बटा शेष दूरी बराबर क्या होगा, 8/5। यानी यही रेशियो में क्या हो जाएगा, 8/5। यानी तय की गई दूरी इसमें कौन है दोस्तों, 8 यूनिट है, और शेष दूरी कौन है दोस्तों, 5 यूनिट। देखो टोटल दूरी कितना है, 94, ठीक है। और इसमें देखो तो 8 यूनिट तय किया गया, मैंने 8 यूनिट चला है, ये तय की गई दूरी है दोस्तों। तय की गई मैंने चली गई दूरी 8 यूनिट है, शेष यूनिट जो है 5 है। इसका मतलब टोटल कितना यूनिट हो गया, 13 यूनिट हो गया। ये चली गई यूनिट है और ये शेष दूरी है मैंने 13 यूनिट। इस 13 यूनिट की वैल्यू क्या है, 94 है, ठीक है। 13 तो तय की गई दूरी हम निकालें, तय की गई दूरी कितनी है, 8 यूनिट है। तो वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए, यानी 94 जो वैल्यू है 94 किलोमीटर, ये 94 किलोमीटर कुल दूरी का है, मैंने 8 5 13 यूनिट की वैल्यू है। हमें चाहिए क्या, केवल तय की गई दूरी यानी गुणे 8 चाहिए। अब यही प्रैक्टिस की बात होता है दोस्तों। ये अगर आपको जानकारी मिल गई तो हमेशा ये मानना कि जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा तय की गई दूरी, अगर शेष दूरी का कहेगा तब। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कहा था, शेष न लगाकर कहा था कुल दूरी का 8/5 थी, तय की गई दूरी कुल दूरी का 8/5 थी कहता, तो सीधे हम इस कुल दूरी का 8/5 निकाल लेते। लेकिन कहे जब शेष दूरी की 8/5 थी तो ये कन्फर्म माना कि ऊपर वाला जो रेशियो है 8 है वो तय की गई दूरी का यूनिट है, और नीचे वाला है वो शेष का जो है यूनिट है। जैसे देखो यहाँ पर आया ना, ये शेष दूरी की यूनिट है, और टोटल यूनिट क्या हो जाएगी, 8 5 13, यानी उन दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 यूनिट, यानी ये जो वैल्यू होगी वो 13 यूनिट की होगी। और तय की गई दूरी कौन होगा, हमेशा ऊपर वाला होगा। कैसे, मानो ये सब नहीं याद आया तो ऐसे लिख देना, जैसे कर रहा है लिख दो, अपने आप ही आ जाएगा। और तुम्हें प्रैक्टिस अगर हो जाएगा तो तुम सीधे जान जाओगे ये ऊपर वाला 8 यूनिट तय की गई दूरी है, नीचे शेष दूरी का यूनिट है, यानी जोड़ेंगे तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या है, टोटल है। तो इस तरीक़ा से ये तुम्हारा क्या निकला दोस्तों, ये तुम्हारा निकला दूरी। तो दूरी बटा हमें करना है समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी निकल गया, समय में क्या दिया है, 3 घंटा 25 मिनट, और किलोमीटर प्रति घंटा यानी समय घंटा में होना चाहिए। तो 3 घंटा प्लस 25 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 7 से कर दो भाग, 50 25 और 12 5 60, यानी 5/12। इसमें अब क्या करोगे, एलसीएम लेकर करोगे तब बढ़ती हैं 36 और 5 41/12। तो इतना दूरी बटा क्या होता है समय, यानी 41/12, ये क्या हो गया समय। अब क्या होगा दोस्तों, ये पलट जाएगा, 41/12 क्या होगा, पलट जाएगा, यानी ऊपर क्या होगा 94 × 8, क्या होगा ऊपर दोस्तों 94 × 8, अब 12 भी ऊपर चला जाएगा, 94 × 8 × 12 बटा नीचे रहेगा 13 × 41, यानी ऊपर गुणा। अब देखो दोस्तों यही दशमलव में अगर नहीं रहता तो हम इन डिजिट से फटाक से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते। लेकिन चूंकि दशमलव में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करके भाग करना पड़ेगा, और इस तरीक़े से आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो लेंदी है, दोस्तों कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन मान लो कि कभी कभी कैलकुलेशन ऐसे ही क्वेश्चन का कैलकुलेशन लेंदी नहीं होता तो तुरंत तो हल हो जाता है। देखो एक ही लाइन में तो उत्तर आया, ध्यान से देखो एक ही लाइन में तो उत्तर आया है। अब कैलकुलेशन अगर हार्ड है तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए गुणा भाग ही तो है, आप सीखो, करो प्रैक्टिस गुणा भाग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई रेलगाड़ी ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और उसी मार्ग से बी से ए तक आने में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तो दोनों तरफ रेलगाड़ी की औसत चाल कहता था। ये मैं कभी बताता हूँ कि कभी भी औसत चाल का है तो दो ही फार्मूला होता है औसत चाल का, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय एक होता है। और मैं कहता हूँ जब दूरी समान हो और किसी ए चाल कोई एक चाल से कहीं जा रहा हो और वापस उसी वाई चाल से आ रहा हो, यानी दूरी आपस में समान हो, कभी भी जब दूरी आपस में समान होगी तो जो औसत चाल का फार्मूला निकल कर आता है दोस्तों वो क्या आता है, तो 2xy
2xy अपन x प्लस वाई, या दोनों राशि के दोनों चाल का गुणनफल का 2 गुना बटा योगफल। ठीक है, अब क्या दिया है दोनों चाल दोस्तों, 1 का 10 दिया है और 1 का 15 दिया है, यानी 10 गुणे 15, 2 कहाँ चला गया, 2 गुणे 10 गुणे 15 बटा 10 प्लस 15, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। काफ़ी इजी दोस्तों, एक क्वेश्चन लेंदी दिया, देखो अभी तक 9 क्वेश्चनों में 7 क्वेश्चन आसान, ये भी आसान, एक क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन के लिए हार्ड है बस। तो इन क्वेश्चन यहाँ पर जो समय बचेगा वो वहाँ पर जाकर समय को इन्वेस्ट कर देना। हाँ, अब यहाँ भी समय तुम बर्बाद कर दोगे, इस चीज़ को नहीं जानोगे तो काम तो घबरा जाएगा। तो देखो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा 150 दूना का 15 दूना का 30, यानी 300 बटा 25, 25 चौका 100, यानी इसको 100 समझो, 25 चौका 100 और 4 3 12, ये तुम्हारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 12, 15 और 20 और 27 के प्रतीक में से पूर्णतः विभाजित होने वाला सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई भी सूत्र काम आने वाला नहीं है, हकीकत ज्ञान से ही सब चीज़ संभव है। जो विद्यार्थीगण मेरा हकीकत ज्ञान या PIQ ही देख रहे हैं, मैं सबको एलसीएम और एचसीएफ का परिभाषा बताता हूँ। एलसीएम की परिभाषा बताता हूँ तो मैं सीधे दावे के साथ कहता हूँ कि वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। यानी एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। वही तो कह रहा है, इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, वही तो एलसीएम होता है। यानी इनडायरेक्टली एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा। अगर यही कहता कि इनको विभाजित करने वाला सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, इनको विभाजित करने वाला, यानी एचसीएफ क्या करता है, वो बड़ा से बड़ा संख्या होता है जो इनको विभाजित करता है। किनको, इन सभी को एचसीएफ विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो बात को समझ में आया होगा ना दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर क्या करो। अब एलसीएम की मैं पढ़ाता हूँ तो परिभाषा ही बताता हूँ। देखो परिभाषा ही क्वेश्चन आ गया, और कोई टीचर क्या करता है हमें नहीं बताया दोस्तों, लेकिन हम तो हकीकती ज्ञान पढ़ाते हैं और सभी अगर हकीकत ज्ञान पढ़ते होंगे तो उनका काम हो जाएगा। अब एलसीएम इसका निकालो, वही उत्तर होगा। एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को ले लेते हैं, जैसे 27 को ले लिया, 27 का गुणनखंड कर लेते हैं कि 27 में क्या क्या है, तो 27 में 3 3 है, तो जो नहीं है 27 में उसको यहाँ पर हम लेते जाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो 12 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4 गुणे 3, 3 तो ऑलरेडी इसमें है, 3 ऑलरेडी है 27 में, इसलिए केवल 4 को ले लो, जो नहीं है वो लेते जाओ। 15 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3 गुणे 5, 3 तो ऑलरेडी है, 5 नहीं तो 5 ले लो। 20 का मतलब क्या है दोस्तों, 20 का मतलब होता है 4 गुणे 5, इसमें 4 भी है और 5 भी है, इसलिए 20 में कुछ भी ना लो, 27 ऑलरेडी ले चुके हो, यही तुम्हारा क्या है एलसीएम है। दोस्तों अगर मज़ा आ रहा होगा तो क्या करना है तुम जानते ही हो, और गुणा करना है तो देखो 4 5 है 20, 20 का मतलब क्या, 2, 27 दूना का क्या होगा 54, 0 को बैठा दो, यही तुम्हारा उत्तर होगा। देखो यहाँ भी तुम्हारा समय बच गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को तुम मुश्किल से 20 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट, और जो यहाँ समय बचे वो लेंदी क्वेश्चनों के लिए दे दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है कि अब क्या ही बताया जाए। इजी इसलिए दोस्तों, इजी किसी और के लिए नहीं है, जो स्टूडेंट हकीकत ज्ञान को जानता है और मेरे साथ वीडियो को देखा है और PIQ देख रहा है, वो इसको सॉल्व कर लेगा। कर रहा है समीकरण, देखो संबंध है और ये समानुपाती और संबंध है, इसका मतलब होता है कि इसमें जो रेशियो है वही इसमें रेशियो है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, संबंध मतलब होता है दोस्तों बटा, 43 बटा 86, समानुपाती माने बराबर है किसके, 32 बटा x के, यही उत्तर होगा दोस्तों। x की वैल्यू याद करो, देखो 43 से कने 43 दूना का 86, हमें कैसे पता चला दोस्तों, तो देखो 4 8 2 गुना है लगभग, 3 और 6 2 गुना है, तो 2 से गुना किया तो 3 100 2 चौका 8, यानी ऊपर 43 से करेंगे 43 8 2 बार में 86। अब देखो क्या करेंगे, x में इससे गुना करेंगे x, और 32 दूना का दोस्तों क्या होगा 200। और दोस्तों अब अगर आप ये भौकाल मारे कि नहीं क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड आता है, नहीं हो पाएगा दोस्तों, मैथ ही एक ऐसा सेक्शन है जिसका उत्तर प्रश्न में ही दिया रहता है दोस्तों। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका उत्तर प्रश्न में ही दिया रहता है, प्रश्न जैसा कहता है उसे करते जाओ, उत्तर अपने आप आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में ये सारा चीज़ दिया हुआ है कि एक निश्चित संख्या दी हुई है, कह रहा है PQRST एक स्नातक पाठ्यक्रम में प्रदान करते हैं। ये पाई चार्ट होता है दोस्तों। पाई चार्ट या तो परसेंटेज बेसिस होता है या तो डिग्री बेसिस होता है। अगर परसेंटेज बेसिस है तो टोटल 100% होता है वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी होती है 100% होती है। यदि डिग्री बेसिस है तो टोटल डिग्री 360 डिग्री होती है। इस बात को याद रखना, 360 डिग्री होती है, ठीक है ना। तो देखो ये सब कर रहा है, इन संस्थानों में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है 30,500, यानी 100% की वैल्यू कितना दे दिया है दोस्तों 30,500, 100% की वैल्यू कितना दे दिया है 30,500। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों। आगे कह रहा है, हाँ आगे कह रहा है, देखो क्या आगे कह रहा है दोस्तों कि P और S में पढ़ने वाले, पहले P और S को सजाओ। ये कलर किसकी है दोस्तों, ये कलर हमें लगता है P की है, तो P हमारा 20 है,
क्यू कलर यानी ये है क्यू की क्यू है, ये है आर का तो ये आर है, ये एस का तो एस है, ये है टी का तो ये टी है। तो कह रहा है कि पी और एस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, पी और एस में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 20 और 16 कितनी है दोस्तों? 36%। कितनी है? आर और क्यू में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का आर और क्यू में यानी 22 और 18 कितना हो गया दोस्तों? आर और क्यू में 40%। कुल संख्या का अनुपात है। जब अनुपात का है तो तुम्हें संख्या लिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 36% इसका ही निकलेगा, 40% इसका ही निकलेगा। तो सीधे 36 और 40 का ही अनुपात निकाल लो। संख्या कहता अंतर कहता तो अलग अलग से 36% 40% निकालना पड़ता। अनुपात कहे तो सीधे परसेंटेज वह का ही निकाल दो, क्योंकि सब एक ही से तुलना हो रहा है ना दोस्तों। इसी एक संख्या से तुलना हो, इसी संख्या का 36% है, इसी संख्या का 40% है, तो सीधे इसी का रेशियो निकाल दो तुम, ठीक है ना। तो 36 में जो है 9 से 9 चौका 36, 4 दहिया 40 यानी 9 से 10 तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं। हाँ भाई बच्चों आ गया है। चलो दोस्तों ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति को इतना मासिक वेतन मिलता है और वो अपने वेतन का 50% बचत कर लेता है, 50% बचत कर लिया, और इतना मासिक वेतन मिलता है यानी ये 100% की वैल्यू रहती है हमेशा। मैंने इतना उसको आय मिला, आमदनी मिला यानी 100%, उसने 50% बचा लिया और 50% जो है और आगे करा मासिक खर्च यानी 50% बचाया है, तो जाहिर बात है 50% खर्च किया होगा। तो मैंने इसी का 50% तो कह रहा है, सीधे इसी का 50% निकाल दो। 8 9 36 गुणे 50%। 50% में क्या होता है दोस्तों? 50% मतलब होता है 50 दूना का 100, 1/2 यानी सीधे 2 से भाग कर दो, इसमें जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोई व्यक्ति 1,01,000 में सेकेंड हैंड कार खरीदता है और उसको मरम्मत कराने में 50,000 का खर्च करता है। यानी दोस्तों 1,01,000 में क्या हुआ? कोई वस्तु कार खरीदता है कोई व्यक्ति, फिर इसमें 50,000 खर्च करता है। क्या करता है? 50,000 क्या करता है? खर्च करता है। यदि वो 19% लाभ अर्जित करना चाहता है तो कार का विक्रय मूल्य कितना होगा? पहले तो सेकेंड हैंड खरीदा, फिर 50,000 खर्च किया, तो कुल लागत उसकी कितनी लगी दोस्तों? कुल लागत कितनी लगी दोस्तों? कुल लागत लगी इसका कितनी दोस्तों? जैसे कह रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ना। देखो 5 हो गया और यहाँ पर क्या होगा? 1,51,000 की होगा टोटल, 1,51,000 की। माने ये क्या होगा? सीपी हो गया उसके लिए। कह रहा है कि इस पर 19% लाभ, माने ये सीपी 100% की वैल्यू होती है, इसी में 19% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? यानी सीपी हमेशा 100% होती है, 19% लाभ के मतलब एसपी क्या हो जाएगा? 119% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 119% होगा। यानी ये 100% की वैल्यू दिया है, हाँ हमें 119% की चाहिए, तो यानी वैल्यू अपान किसका इंटू चाहिए, यानी ये वैल्यू किसका है? 100% की। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? 119% की वैल्यू। तो बस हो तो गया, यही उत्तर होगा। अब सबका यूनिट डिजिट देखो, पहले देखो इसकी यूनिट को उठाओ, पहले 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। इसकी यूनिट को उठाओ, 9 है, और इसकी यूनिट 0 को छोड़ दो, 0 तो आएगा ही। 9 को कोई अंक में को ढूंढो, 9 में 1 से गुणा करो तो क्या आएगा? 9। यानी 0 को छोड़ दो, कौन जो 0 के बाद जो है 9 आ रहा है, कौन किस में? ये 0 से पहले देखो 7 आ रहा है गलत, 0 से पहले 7 आ रहा है गलत, 0 से पहले 6 आ रहा है गलत, 0 से पहले 9 आ रहा है, मार के चले आओ। कितना इजी होता है दोस्तों। और आप सभी कहते हैं कि मैथ मेरे को नहीं करना है, मैथ बहुत डिफिकल्ट है। दोस्तों करके देखो ना, प्यार हो जाएगा तुम्हें मैथ से। मैथ से प्यार किसको आएगा? जो व्यक्ति हकीकत ज्ञान को मेरे बताए हुए 7 वीडियो में देखेगा, समझेगा और शुद्ध हिंदी आएगा। शुद्ध हिंदी जिसे नहीं आएगी बर्बाद है उसका जीवन। बर्बाद इन सेंस का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो मैथ रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को नहीं कर पाएगा, और हमें लगता है कि नहीं पढ़ने आएगा तो हिंदी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो, इंग्लिश मीडियम का है तो उसे इंग्लिश शुद्ध पढ़नी आनी चाहिए। दोनों की बात, लैंग्वेज दोस्तों कोई मायने नहीं रखता, वो समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। अब इतनी ईजी क्वेश्चन को तुम छोड़ के चले आओ, नंबर फुल मार्क्स ना लाओ, तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है, शर्मनाक की बात है दोस्तों। देखो तुम्हें खुद लगना चाहिए दोस्तों। देखो मैं कुछ नया कर रहा हूँ क्या? देखो क्या कर रहा हूँ, किसी निश्चित मूलधन पर 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है। दोस्तों साधारण ब्याज के लिए हम क्या बताते हैं कि 2% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब क्या हुआ कि हर साल 2% ब्याज मिलेगा, और 4 साल के लिए हर साल 2% ब्याज मिल रहा है, और साधारण साल 4 साल के लिए है, तो साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? 2 गुना 4 यानी 1 साल में 2% ब्याज, तो 4 साल में कितना परसेंट ब्याज? 8% ब्याज। तो अब वही कह रहा है साधारण ब्याज 806, यानी ये वैल्यू अपांक किसका इंटू चाहिए। एक ही फार्मूला किसी से याद नहीं होता, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैल्यू अपांक किसका इंटू चाहिए, एक ही फार्मूला किसी से याद नहीं होता दोस्तों। ये वैल्यू 866 किसकी है दोस्तों? ये है साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज परसेंटेज में कितना है? तो 8% है। हमें चाहिए क्या? तो मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है, यानी हमें 100% की वैल्यू चाहिए। निकाल दो, उत्तर हो जाएगा। निकाल दो, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अभी भी जो है कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। अब 8 से भाग करना है, तो इसको देखो, ये बना देगा 25, ये इसको क्या बना देगा? 4। यानी सबसे आसान होता है दोस्तों, क्या करो तुम 8 से सीधे भाग करो, 8 1 का 8,
ठीक है। अब फिर क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा, नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब 8 टाइप 64, 8 बार में 108 से काम चल जाएगा, नहीं अभी नहीं। 64 यानी 2 आएगा, अभी देखो 2 0 था, 2 आएगा यानी 2 0 यानी 20, ठीक है। तो 8 दूना का 16, इससे कम हो जाएगा क्या, देखो हाँ इससे कम हो जाएगा, मार के चलिए, अब आगे मत बढ़ो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों आप विश्वास मानो, मैथ यदि तुम हिंदी पढ़ना जान रहे हो और मेरे बताए हुए बातों को सुन रहे हो और प्रैक्टिस लगा दे रहे हो तो 20 में 20 तय मानो। एक क्वेश्चन मान लो अभी तक लेंदी आया है, बाकी कोई भी नहीं आया। लेंदी कहाँ था दोस्तों, केवल बस यहाँ से जो समय बच रहा है वो ले जाकर उसके कैलकुलेशन में लगा दो, गुणा करके केवल भाग कर तो करना था उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतना थी, यदि इसमें पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 4% और तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई हो तो वर्तमान जनसंख्या। दोस्तों इसके लिए हम एक फार्मूला बताते हैं, अब वो फार्मूला ये बताते हैं कि फाइनल बराबर इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस a बटा 100 प्लस 100 प्लस माइनस b बटा 100। दोस्तों यहाँ गुणा है, यहाँ क्या गुणा है, गुण है 100, ऐसे ही जितनी बार रहेगा उतनी बार बढ़ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये होते हैं फाइनल यानी अंतिम वैल्यू हो जाती है, ये अंतिम वैल्यू मानी कितनी हो जाएगी। ये इनिशियल वैल्यू यानी शुरुआती वैल्यू होती है, ये शुरुआती वैल्यू होती है, ये अंतिम यानी फाइनल अंतिम वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो प्लस का मतलब क्या है, अगर वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे, कमी होगा तो घटा देंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, यानी ये वर्तमान वैल्यू कह रहा है, जो पहले आता है वही शुरुआती होता है यानी आई का मान है, यानी हमें एफ का मान याद करना है। आई का मान दे चुका है कितना, 2 लाख दे दिया है आई का मान, ठीक है दोस्तों। अब देखो यदि इसमें पहले वर्ष 3% की वृद्धि हो, 3% की वृद्धि यानी वो ये कितनी हो जाती है, 103% हो जाती है। फिर अगले वर्ष दूसरे वर्ष 4% की वृद्धि होती है, यानी अगले वर्ष क्या हो जाती है, 104 हो जाती है। देखो वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे, कमी होगा तो घटाएंगे। और तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, 105% हो जाती है। बस हो गया, यहीं से फाइनल हो जाएगा। अब इनिशियल वैल्यू अगर ये कह देता कि वर्तमान में ये हो गई तो पहले क्या थी, तो समझ लेना फाइनल दिया, इनिशियल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे और यही तुम्हारा उत्तर होगा। देखो 2 0 और 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 4 0 और 1 0, ये 5 0 से ये देखो 2 3 5 0 कैंसिल, इस 2 से ये 5 कैंसिल, ठीक है, और इस 5 से 105 कैंसिल 21। अब यही हमारा उत्तर हो गया, क्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। अब रहा बात, अब क्या करेंगे, तो देखेंगे क्या क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अलग है। हाँ भैया क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अलग है तो केवल यूनिटवा को ले लो, माने 1 4 और 3 यूनिट का गुणा करो, 3 × 4 × 1, केवल यूनिट का गुणा करो, 4 1 4 3 12, यानी यूनिट क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। किसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका है 9 है जी, इसका है 9 है जी, इसका है 9 है जी, जिसका है हाँ इसका है हाँ इसका। पढ़ने वाले स्टूडेंट इस प्रकार की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और जो धुआंधार होते हैं कि नहीं हमें उत्तर लाना ही है, वो क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, लाएंगे और समय को करेंगे बर्बाद, और फिर मुँह फुलाएंगे कि भैया हम तो और क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए। तो क्या ही कर सकते हैं, तुम बताए हुए पथ पर चलोगे नहीं, केवल इस पथ पर चलोगे कि भाई मैथ बहुत हार्ड होता है, बहुत अजीब आ गया, ऐसा आप कभी किसी टीचर ने बताया ही नहीं। अरे भैया बताया तो है ही, लेकिन तुमने प्रैक्टिस नहीं किया। अपनी कमी हमेशा तुम स्टूडेंट दूसरे पर डालते हो। प्रयास करके देखो यार, शुद्ध हिंदी पढ़ो, जैसा कह रहा है वैसे करो, और मेरे बताए हुए सारे वीडियोस को देखो। कोई भी क्वेश्चन अभी तक क्या एक मेरे बताए हुए वीडियो से अलग आया, कोई भी क्वेश्चन आया नहीं ना आया, जो बताया वही आया कि नहीं आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने इतने लाख की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। ए का जो पूंजी है दोस्तों क्या है, ए का पूंजी है हमारा 4,62,000। दोस्तों घबराओ मत, घबरा जाते हो तुम, डर जाते हो इन संख्याओं को देखकर। 4 महीने बाद भी आता है, देखो ये 4 महीने बाद आ रहा है, तो भी आता है एक निश्चित पूंजी के साथ, उसके साथ शामिल हो जाता है। इसकी कोई निश्चित पूंजी है लेकिन 4 महीने बाद आता है, एक व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के अंत में। देखो अब बी का ये कितना वैल्यू लगाता है नहीं पता है, तो ये कितना वैल्यू लगाता है यही हमें लगता है कि निकालना होगा, ये लगाता है। लेकिन ये जो दोस्तों देखो क्या कर रहा है, एक व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद, माने ए जो है 12 महीना काम करता है, 12 माह, माने 1 वर्ष में 12 माह। अब बी जो होता है 4 महीने बाद आता है, 4 महीने बाद यानी केवल 8 माह काम में रहता है, ठीक है। कितना देर कौन काम में रहता है ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है, कह रहा है। और फिर क्या कर रहा है कि अंत में उनके मध्य जो लाभ है 5/2 के अनुपात में बांटा गया, यानी पी ए के द्वारा जो प्रॉफिट है और बी के द्वारा जो प्रॉफिट है
उसमें संबंध जो है 5 संबंध 2 होता है। और मैं तुमको बार बार बताता हूँ कि जैसे प्रॉफिट का रेशियो के लिए हम बताता हूँ कि अगर ए की प्रॉफिट का रेशियो निकालना है अभी की, तो ए ने कितना अमाउंट लगाया है वो लिखो, आगू ने कितना समय गया, यानी ए का जो अमाउंट है वो एक अमाउंट मान लो जो भी है वो, आगू ने कितना समय पर लगा वो। वैसे बी का जितना अमाउंट है वो, बी का अमाउंट मान लो कि A2 है और जितना समय तक लगा है वो, ये जो होता है गुणनफल, ये प्रॉफिट का रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी हिसाब से बताओ तुम्हारा ए का अमाउंट कितना है। ए का अमाउंट दोस्तों दिया है 462 पर 3 ठे 0 गुण है टाइम, माने ए कितने टाइम के लिए रहा है दोस्तों, 12 माह के लिए आया तो 12। और सभी जानते हैं संबंधी का मतलब बटा होता है, तो मैंने यहाँ लगा दिया बटा। बी ने कितना अमाउंट लगाया हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं बी ने x अमाउंट लगाया। गुण है कितने समय तक रहा है बी दोस्तों, तो बी रहा है हमारा 8 माह तक, गुणे 8। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ ना, केवल इतने में से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। और 5 संबंध 2 का मतलब होता है दोस्तों 5/2। अब इसका कैलकुलेशन करते ही उत्तर मिलेगा। कैलकुलेशन भी बहुत प्यारा है दोस्तों। देखो यहाँ पर ऊपर नीचे काटोगे और बराबर के इधर सामने सामने काटोगे, ठीक है, क्योंकि बराबर के बाद सामने सामने वाला जब आएगा इधर तो नीचे हो जाएगा और ये वाला ऊपर हो जाएगा, यानी सामने सामने। तो पहले तो हम इधर वाला काटते हैं ऊपर नीचे, तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना का 8, 2 एकने 2 और 2 एकने 2, माने ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। यहाँ अब देखो यहाँ x इधर गुणा होगा तो 5x हो जाएगा और इधर आकर 5 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और तुम्हें बता रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ अलग से ही बता दे रहे हैं। 5x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 462 पर 3 ठे 0 गुणे 3। अब देखो यही x क्या होगा दोस्तों, बटा हो जाएगा, माफ़ करना 5 हो बटा हो जाएगा। तो कभी भी तुम 5 से भाग करने के बजाय अगर 0 का ही मिल रहा है तो 0, जैसे ये 0 मिल रहा है तो 0 को हटा दो। इस 0 को क्या लिख सकते हो तुम, 2 गुणे 5 लिख सकते हो। 1 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 5 लिख सकते हो। ये 5 से 5 कैंसिल, यानी एक 0 को गायब करके सीधे 2 से गुणा कर दो। और 2 से गुणा क्यों, 3 यहाँ है तो 2 3 यहाँ 6, सीधे 6 से गुणा करो तो 2 0 तो ऐसे ही रहेगा। और 6 से गुणा ही क्यों करना है, सीधे यूनिट डिजिट से कर दो। 6 आया ना, तो 6 दूना 12, यूनिट डिजिट 2 आया, यानी 2 शून्य के बाद पहले 2 आएगा। इसमें 2 शून्य के पहले 2 है क्या, नहीं है। इसमें 2 शून्य का 2 है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, ना। इसमें 2 शून्य के पहले 2 है क्या, हाँ है, मार के चले आओ। जी टाइप के जो होते हैं वो ना पूरे सवाल करते हैं जी, हकीकत वाले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, यानी जो ए है वो 6 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी है उसे 10 घंटे में भर सकता है, और सी है उस टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। सी जो है 15 घंटे में भर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उस टैंक को कितने में भर देंगे। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी वर्क एक टाइम की तरह ही सेम टू सेम होता है। इन दोनों की क्या निकालो तुम क्या, एलसीएम। तो इसका बड़ी संख्या ले लो 15। 15 में क्या है, 15 में 3 और 5 है, जो नहीं है वो चीज़ यहाँ लोगे। जैसे 6 में क्या है, तो 2 और 3 है, 3 तो ऑलरेडी है, 2 नहीं है तो 2 ले लो। 10 में 2 और 5 है, तो इसमें 2 भी है और 5 भी है। 15 में 3 और 5 है, 15 तो ले ही चुके हो, यानी 30 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। और 30 तुम्हारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। ठीक है दोस्तों, और 6 अब इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो ये टाइम है सभी का। टाइम से वर्क में टाइम से भाग करते हैं तो इफिशियंसी निकलती है, यानी 6 5 है 30, इसकी एफिशिएंसी 5 है। 10 3 30 इसकी एफिशिएंसी 3 है। 15 2 30 इसकी एफिशिएंसी 2 है। एफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों कि ए जो है 1 घंटा में, देखो घंटा है, 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा पानी। चूँकि लीटर है तो यहाँ पर लीटर लिख लेंगे, यहाँ पर क्या है काम लीटर में, तो लीटर में लिख देंगे। मैंने 30 लीटर भरना है हमें। तो 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा, तो 6 घंटे में कितने लीटर भरेगा, 6 बचा 30 लीटर। देखो सी जो है 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, तो 15 घंटे में कितना भर देगा, 15 दूना का 30 लीटर। देखो यहाँ पर 30 लीटर है ना, सबके लिए आएगा वही। खैर तो इससे नहीं मतलब है, तीनों मिलकर एक साथ, मैंने तीनों के लिए टाइम पूछ रहा है, मैंने तीनों के लिए टाइम, मैंने टी ए बी और सी। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी वर्क है 30 और तीनों की एफिशिएंसी 5 3 8 2 10, यानी तीनों की एफिशिएंसी 10 है, यानी 3 घंटे में जो है भर देंगे। दोस्तों हमें नहीं लगता कि अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया होगा जो हिंदी पढ़ने वालों के लिए और थोड़ा सा हकीकत ज्ञान रखने वालों के लिए ये गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है दोस्तों, हाँ बशर्ते कि शुद्ध हिंदी आनी चाहिए और थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आनी चाहिए। शुद्ध हिंदी वाले लोग, राष्ट्रभाषी वाले लोग हमेशा इन क्वेश्चनों को चुटकियों में कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों घन का क्या होता है, सभी भुजा ए होता है, सभी भुजा ए होता है। और घन मैं जब भी पढ़ाया हूँ दोस्तों आपको, ये है दोस्तों घन का क्या होता है, सभी भुजा ए होता है, ए। ठीक है दोस्तों,
सभी भुजा क्या होगा घन के लिए दोस्तों ए होगा, इस बात को याद रखे रहेंगे आप। तो सभी भुजा एक मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो भुजा माने एक तरीका से सभी सरफेस क्या होगा, वर्गाकार होगा। और कितना सरफेस होता है दोस्तों, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2 3 और 4, और एक सामने वाला, एक 5, एक उधर वाला 6, यानी 6 सरफेस होता है। और कि ये वर्गाकार बनता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर होता है एक वर्ग का क्षेत्रफल। कितने फलक होते हैं, 6। तो 6 का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 ए स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, यही कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 ए स्क्वायर होगा। या तो सूत्र से याद करो, या तो हकीकत ज्ञान मैंने बताया उसे याद करो। तुम याद करोगे नहीं और नंबर नहीं मिलेंगे तो रोगे, बस हो तो गया। 6 ए स्क्वायर होता है। और उसी भुजा का माप 107 दिया है, यानी 6 गुणे 107 का वर्ग, यानी 107 का 2 बार गुणा। सबका यूनिट अलग अलग है क्या, हाँ भैया अलग अलग है। तो यूनिट डिजिट से करते हैं। 7 से 49 में यूनिट 9, और 9 छक्का 54 में यूनिट क्या हुआ, 54 में यूनिट 4, यानी 4 किसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, इसी को मार कर चले आओगे, यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये सारे सवाल केवल चुटकियों में हो रहे हैं। चुटकियों में क्यों हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हकीकत ज्ञान से आपको बताया जा रहा है। आपको यहाँ हकीकत ज्ञान से दोस्तों बताया जाता है, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत नहीं करते हैं, और मेहनत न करके टीचरों को उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं कि टीचर अच्छा पढ़ा नहीं रहा है। दोस्तों अगर आप इन सारी वीडियोज़ को देखें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं तो इन सारी चीज़ों को चुटकियों में कर ले जाएंगे। दोस्तों एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, डिसूजा फ्रांसिस्का को डिसूजा द्वारा प्राप्त वोटों के 77% वोट तो प्राप्त हुए, ठीक है। यदि डाले गए वोटों की संख्या इतनी थी और कोई भी वोट अवैध घोषित नहीं किया गया था, तो फ्रांसिस्का को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों करना क्या, जो कह रहा है वो लिखते जाओ। देखो दोस्तों क्या कैसे करोगे, डिसूजा 2 नाम लिख दो। यहाँ तुमने लिखा डिसूजा और यहाँ तुमने लिखा फ्रांसिस, ठीक है दोस्तों, 2 नाम लिख दिया तुमने। कह रहा है डिसूजा के द्वारा प्राप्त वोटों, देखो कह रहा है फ्रांसिस को माने इसको डिसूजा द्वारा प्राप्त वोटों के 77% वोट प्राप्त हुए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, देखो यानी फ्रांसिस्का को डिसूजा द्वारा प्राप्त वोटों का, अगर डिसूजा को यक्ष वोट प्राप्त हुआ है तो फ्रांसिस्का को डिसूजा द्वारा प्राप्त वोटों का 77% वोट मिला है। इसको कितना मिला, 77% का मतलब हुआ डिसूजा को यक्ष अगर मिला है तो फ्रांसिस्का को यक्ष का 77% मिला है। काफ़ी ईजी है दोस्तों। इसको मान लो तुम रेशियो, क्या मान लो, रेशियो। कोई दिक्कत है दोस्तों, जो कह रहा है वही नहीं कर रहे हैं क्या। डिसूजा का जो प्राप्त वोट है, देखो फ्रांसिस्का को डिसूजा द्वारा प्राप्त वोटों का, प्राप्त वोट नहीं पता, मान लीजिए यक्ष है तो उसके प्राप्त वोटों का फ्रांसिस्का को 77% मिल रहा है। माने यक्ष का डिसूजा को यक्ष मिल रहा है, इसका 77% इसको मिल रहा है। अब इसके बीच में रेशियो हम निकाल देंगे। रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, यक्ष और यक्ष कट जाएगा, 1 से कने 1, 1 से कने 1। रेशियो मैंने बटा होता है, और 100 यहाँ 100 से इधर गुना कर दोगे तो 100 यहाँ आ जाएगा 100, और इसमें 1 में 100 से गुना करो तो 100, इसमें 100 से गुना करोगे तो 77 आ जाएगा। ये दोनों का रेशियो दे दिया है दोस्तों। अब देखो आगे क्या कर रहा है, यदि डाले गए वोटों की कुल संख्या है, मैंने डिसूजा को 100 मिला है और फ्रांसिस को कितना मिला, 77। कुल संख्या इतनी थी और कोई भी वोट अवैध भी नहीं थे। इसका मतलब क्या, टोटल वैल्यू दिया है। और एक ही फार्मूला किससे याद नहीं होता है दोस्तों, वो फार्मूला है वैल्यू अपॉन किसका इंटरेस्ट चाहिए, एक ही फार्मूला। और इसमें देखे होगे कि 10 सवाल हुआ जो इस पर लग रहा है, 10 सवाल, और फिर भी आपको एक फार्मूला याद करने में बहुत कठिनाई होती है। तो क्या ही कर सकता है कोई। देखो दोस्तों ये वैल्यू क्या दिया है, 70-80 दिया है। क्या दिया है, 70-80 किसका दिया है दोस्तों, तो कुल मत यानी 100 यूनिट प्लस 77 यूनिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 177 यूनिट की वैल्यू ये दिया है। गुणे हमें चाहिए क्या दोस्तों, हमें चाहिए क्या, देखो आगे कुछ नहीं किया गया है। तो फ्रांसिस्का को प्राप्त वोटों की संख्या, फ्रांसिस्का कितनी है दोस्तों, 77। यही तुम्हारा राइट आंसर है दोस्तों, यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर। सबसे पहले दोस्तों ये 3 से कट रहा है तो 3 से कटाओ, 3 ही पाँचे 15, 3 9 27 59। ये भी 3 से कटाओ, 3 दूना का 6 और 1 0 तितरिक है 9, 1 3 से 18, यानी क्या आया 23 60 बटा 29। क्या आया 23 60 गुणे 77 बटा 59 आया, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों 1 0 आया तो 1 0 तो इसमें आएगा ही, ठीक है। अब यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे, देखो 1 0 के बाद 8 है और बाकी में अलग अलग है तो काम बन जाएगा। 0 को छोड़ दो क्योंकि 0 आएगा। इसके यूनिट को लो, 6 9 क्या होगा दोस्तों, 54। यूनिट ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा, और नीचे क्या है दोस्तों, माफ करना 6 7 क्या होता है, 42, यानी ऊपर क्या आएगा, यूनिट 2 आएगा, 6 7 42, ऊपर 2 0 तो आएगा ही, 0 को छोड़ दो, 6 7 42, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 9।
ये होता है दोस्तों भाजक, यानी भाजक, और ये सब भागफल है। यानी इनमें इनके यूनिट में 9 से हम किस में गुणा करें कि यूनिट क्या आ जाए, 2 आ जाए, 0 तो आएगा ही। 9 से गुणा, 9 5 45, 5 आया, ये 2 है, नहीं हो पाएगा। 9 7 54, 4 आया जो कि 2 है, नहीं होगा। 9 दूना 18, 8 आया जो कि 2 है, नहीं होगा। 9 8 72, यहाँ पर 2 आ गया जो कि 2 है ही, वही मार के चले आओगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे होगा जो यूनिट डिजिट से हो जा रहा है। तो करो ना, काहे नहीं तुम्हें पूरा गुणा करना है, ऐसे ही करो। अब तुमने देखा होगा दोस्तों 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो केवल बस हिंदी पढ़ो और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसको फॉलो करो, उत्तर पाओ था। और ऐसे ही हर पेपर एग्जाम में ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, केवल आपको उसको फॉलो कर लेना है। चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।